दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि मेरे साथ श्रीमान गौरव जी बिंदल विराजमान है। डॉक्टर गौरव जी बिंदल हमारे पारस जेके हॉस्पिटल के प्रबंधक है और आप ही बताएंगे सारा अपना परिचय और क्या होता है पारस जेके हॉस्पिटल में, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। तो हमारे उदयपुर शहर के लोग या उदयपुर ज़िले के लोग अधिक से अधिक पारस जेके हॉस्पिटल में उससे परिचय कर सकें और उससे जुड़ सकें। मेरा नाम डॉक्टर गौरव बिंदल है। मैं पारस जेके हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। पारस जेके हॉस्पिटल एक 200 बेडेड हॉस्पिटल है जो कि NABH एक्रेडिटेड है। ये शहर का एकमात्र कॉरपोरेट हॉस्पिटल है। हमारे पास मॉडर्न तकनीक सारी अवेलेबल है। हमारे पास सारी स्पेशलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं। एमरजेंसी सर्विसेज 24 आवर 7 रहती हैं। हम अपने मरीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमारे पास पूरा ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल है। ICU केयर अवेलेबल है। OTs हैं जो कि मॉडर्न तकनीक से लैस है। डॉक्टर गौरव बिंदल, जैसे कि हम जानते हैं कि अब आज वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो हम मानते हैं कि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों साथ ही साथ चलते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि पर्यावरण और स्वास्थ्य किस तरीके से साथ चलते हैं? आपका इस पे क्या कहना है? इस वर्ष जो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम रखी गई है वो आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। इस थीम का मेन मकसद ये है कि हम जान सकें कि पर्यावरण का मनुष्य के साथ क्या नाता है। बेसिकली क्या है कि हमारा जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है जिसे हम कहते हैं, वो मनुष्य की स्वास्थ्य के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो पर्यावरण और मनुष्य का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए पर्यावरण का ख्याल साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो किसी न किसी तरह हमारे स्वास्थ्य को हानि ज़रूर पहुंचाएगा। तो सर, आपकी बात से हमें ये समझ आता है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो मेरा अग्र प्रश्न ये रहेगा कि पारस जेके हॉस्पिटल में हम स्वास्थ्य को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के क्या क्या योगदान करंटली दे रहे हैं? देखिए, पारस जेके हॉस्पिटल एक स्वास्थ्य संस्थान है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर चीज़ का ध्यान रखना इस संस्था का मोटिव है। क्योंकि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य को, जैसे मैंने पहले बताया कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो पारस जेके हॉस्पिटल में भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमने कई तकनीक लगा रखे हैं। हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है ताकि सीवरेज का पानी ट्रीट होकर बाहर जाए, ताकि आपका ग्राउंड वाटर जो है वो प्रदूषित ना हो। प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं अस्पताल में ताकि स्वच्छता बनी रहे। स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए डस्टबिन लगाए हुए हैं जिनमें कि अलग अलग कलर कोडिंग कर रखी है ताकि वो नॉर्मल कचरे के साथ मिक्स ना हो, क्योंकि अस्पताल का कचरा भी हानिकारक हो सकता है जो कि प्रदूषण फैला सकता है। हम ध्यान रखते हैं कि ये कचरा रिसाइकलिंग बिन्स में जाए, रिसाइकल हो ताकि प्रदूषण कम हो। उसके अलावा वृक्षारोपण समारोह वगैरह और अदर एक्टिविटीज़ जितनी हैं अस्पताल करता रहता है ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को बैलेंस बना के चला जा सके। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे अभी हम ये सब चीज़ें करंटली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पारस जेके हॉस्पिटल में, तो अब हमारा आगे का प्लान क्या है कि हम लोग किस तरीके से पारस को और बेहतर बनाने का सोच रहे हैं जिससे पर्यावरण भी सेफ रहे और स्वास्थ्य भी? देखिए, इस समय भविष्य के लिए हमें आज से ही कार्य शुरू करने पड़ेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रदूषण की वजह से और पर्यावरण को हानि पहुंचाने की वजह से आज नई नई बीमारियां उभर के आ रही हैं। इनसे बचने के लिए हमें पर्यावरण को आज से ही बचाना शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए हम और सरकार दोनों को मिलके और सभी आम आदमी को भी मिलकर ये कार्य करने पड़ेंगे। हमें अपनी स्वच्छता का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं अपना योगदान इस चीज़ में दूं। हम भी स्वच्छता कार्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं और सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स, ऊर्जा कम यूज़ करें
इस तरह की नई तकनीक लाने की कोशिश अस्पताल में कर रहे हैं। सरकार का योगदान इसमें ज़रूर रहेगा। अब सरकार भी प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण फ्री बन सकें। ओके, अब आखिर में सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे आप हमारी जनता को, उदयपुर वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे का बेसिक मकसद यही है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें ताकि लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। इसलिए मेरा मैसेज बिल्कुल सिंपल रहेगा कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पर्यावरण का ध्यान साथ में रखना ज़रूरी है। आप अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखें, सुरक्षित रहें और अपनी किसी भी अगर छोटी मोटी कोई भी बीमारी है उसको नज़रअंदाज ना करें, समय पे अस्पताल पहुँचें, इलाज कराएं ताकि हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप कर सकें जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हेल्दी रहे और हम देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव। आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव बिंदल, पारस जेके हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट उपस्थित थे। उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया और मेरे ख्याल से हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद को भी स्वस्थ रखें और हमारे पर्यावरण को भी सेफ़ और हेल्दी रखें। थैंक यू सो मच सर। आज हमें डॉक्टर गौरव बिंदल, पारस जेके हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानकारी मिली। हमें अपनी लाइफ में यही इम्प्लीमेंट करना चाहिए और मैं पारस जेके हॉस्पिटल की पूरी टीम के तरफ से आप सभी को वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप भटनागर, HOD सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, पारस जेके हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य पर हम डॉक्टर संदीप भटनागर से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे और चाहते हैं कि वो हमें अपने इनपुट्स के थ्रू अवेयर करें। वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य पर हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा दर्शकों को बहुत बहुत सप्रेम नमस्कार। WHO का क्रिएशन 7 अप्रैल को हुआ था 1948 में और यही एक वजह है कि इसको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका मेन एम जो होता है वो लोगों को हेल्थ अवेयर करना या हेल्थ अवेयरनेस इम्प्रूव करना, यानी कि सेहत के बारे में बताना और उसके साथ में कैसे हम सबकी सेहत इम्प्रूव करें वो सारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हेल्थ एक सबका राइट है और मेन एम हम सबका यही है कि सारों की सेहत अच्छी रहे। और मेरा उदयपुर वासियों को सबसे बड़ा संदेश यही है कि हेल्थ पे फोकस करना ज़रूरी है। और उसके लिए हमें क्या करना है, वो सबसे ज़रूरी होता है आपका खान पान। विशेष तौर से हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि आज हमको जंक फूड्स अवॉइड करने हैं। जंक्स के साथ में पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी सेहत पूरी तरह से ख़राब करती हैं, तो इनको हमको अवॉइड करना है। इसके साथ में हमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, चावल, हरी सब्जियां, इन पे फोकस ज़्यादा करना है। मिल्क प्रोडक्ट्स पे फोकस ज़्यादा करना है। तो खान पान की तो रही बात, सेहत इम्प्रूव करने की वो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है एक्सरसाइज। आज हम ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और कम से कम हम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें तो हम काफ़ी हद तक अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सेहत इम्प्रूव करने के 2 इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज
और डाइट, अगर हम ये सब अपना तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे तो हम आगे अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो हेल्दी प्लैनेट एंड अपना हेल्थ, दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे। जैसे कि सर कोविड के बाद लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता, जागरूकता और बढ़ गई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड एक तरीके की महामारी थी जिसने पूरे विश्व भर में हालत ख़राब करके रख दी। मतलब कितनी मृत्यु हुई, कितने लोग बचे, कितने लोग डिफॉर्मिटीज़ में रहे, कितनों के लंग्स ख़राब हो गए, ज़िंदा हैं लेकिन लंग्स ख़राब हो गए, ये सारी चीज़ें हमने देखी और आगे भी देखते हैं। तो उससे हेल्थ अवेयरनेस तो डेफिनेटली बढ़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों ने मास्किंग करी, लोगों ने डिस्टेंसेस बना के रखे, लोगों ने अपने हाथ बहुत अच्छे से साफ़ किए, ये सब चीज़ें रही। लेकिन इसके साथ में डर कोविड का ख़त्म नहीं हुआ है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमको सारी चीज़ें अभी भी मेंटेन करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज की तारीख में कोविड ख़त्म हो गया है, कम हो गया है, लेकिन गया नहीं है। और इम्पॉर्टेंट यही है कि वो नए नए वेरिएशंस के फॉर्म में वापस आ रहा है। तो इसकी वजह से हमें ये सब चीज़ों का ध्यान जो अभी हम रखते आए हैं उसको आगे भी फॉलो करना है। तो हम अगर ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो कोविड से बचेंगे। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि कोविड में लोगों ने जो जिस तरीके से ध्यान रखा, मीडिया ने जिस तरीके से लोगों को अवेयर किया, उससे बहुत अच्छे से बीमारियों को हमने दूर रखा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सर्दी ज़ुकाम खांसी जो बहुत कॉमन हुआ करता था ओपीडीज़ में, इन सब की वजह से सर्दी ज़ुकाम खांसी के इंसिडेंसेस बहुत कम हुए हैं पिछले 2 साल में। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम अभी उसको फॉलो पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो उसका मुझे अवेयर करना है कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, हमको उसका पूरा तरह से ध्यान रखना है। थैंक यू सर। बट कोविड के बाद जैसे रिकवर कर जाने के बाद भी लोगों में काफ़ी तरीके की दूसरी बीमारियां देखी गई हैं पोस्ट रिकवरी में, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं और उससे कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा सवाल है। कोविड के बाद में काफ़ी सारी बीमारियां नए रूप से आई हैं, जैसे कि डायबिटीज़। हम डायबिटीज़ की बात करें, सबसे कॉमन बीमारी है, वर्ल्ड ओवर बहुत कॉमन बीमारी है। तो डायबिटीज़ एक तरीके से कोविड के बाद में काफ़ी हद तक बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कोविड का असर सीधे पैनक्रियास पे रहता है, जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है, इंसुलिन बनता है, वो उस पर स्ट्रेट इफेक्ट आए हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, शुगर लोगों की काफ़ी बढ़ गई है। तो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ हैज़ गॉन अप आफ्टर कोविड वेरी बैडली। तो उसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मैं दो शब्द कोविड के बाद में डायबिटीज़ के बारे में भी बोलना चाहूँगा। हमें कोविड का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन शुगर का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुगर लोगों की काफ़ी बिगड़ी भी हुई है डायबिटीज़ इसके कोविड के बाद में। और साथ में नए ऑनसेट डायबिटीज़ या नई डायबिटीज़ भी बहुत कॉमनली आई है। तो उन सब का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये बहुत कॉमनली देखे गए हैं। और कोविड में जो लंग्स डैमेज हुए हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि लंग्स डैमेज हुए हैं, सर्वाइव कर गए, लेकिन डैमेज लंग के साथ में लोग कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ रह रहे हैं। मतलब उनको अपनी ज़िंदगी, जो उनका रूटीन लाइफ स्टाइल्स हैं, वो सब में चेंज आ गया है। तो ये सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। लोगों को आगे अवेयर भी करना है कि हमें कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल में कैसे रहना है, क्या करना है, शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ों के जो इंसिडेंसेस बढ़े हैं उन सब का कैसे ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हेल्थ अवेयरनेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर में सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पारस जी के हॉस्पिटल और उसकी सुविधाओं के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? ज़रूर। पारस हॉस्पिटल, देखिए मैं 4 साल से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और यहाँ अभी तक जो मैंने देखा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द टाउन। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने देखी, यहाँ का ICU, यहाँ का मल्टी सुपर स्पेशलिटी लेवल तो हम जानते ही हैं। ICU जो है हाईटेक ICU है, स्टेट ऑफ द आर्ट ICU है, जहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं। इसके अलावा हाईटेक कैथ लैब, बाईपास की सुविधा, सारे मेजर सर्जरीज़ की सुविधा, ये सब चीज़ें बड़े आराम से यहाँ पे होती हैं। ख़ासतौर से लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, गायनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, जनरल सर्जरीज़, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती है। डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए तो हमारा कार्डियक डिपार्टमेंट है, न्यूरो डिपार्टमेंट है, दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट मैं ICU के लिए बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूँ कि ICU बहुत ज़्यादा अच्छा है। डिवोटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड डिवोटेड इंटेंसिविस्ट्स यहाँ राउंड द क्लॉक रहते हैं।
और यही हमारी खासियत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर अमित खंडेलवाल, डायरेक्टर एंड एचओडी कार्डियोलॉजी, पारस जेके हॉस्पिटल उदयपुर, यहाँ मौजूद हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर हम डॉक्टर अमित खंडेलवाल से कुछ बातचीत करेंगे। सर, आज वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य पे आप उदयपुर की जनता, उदयपुर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? Thanks Kartika for inviting me on this. So आज basically विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे 2022. The theme of this year is our planet, our health. अर्थात अपना ग्रह है और अपना स्वास्थ्य है. When we talk about planet, we talk about all the components of the environment, चाहे वो थल हो, जल हो, वायु हो. Environment in toto, how is it related to our heart? अपने स्वास्थ्य से वो related कैसे है? Well, to keep the environment ready and steady, we have to be healthy, and to keep us healthy, the environment has to be steady. So दोनों का सामंजस्य equally important है. पिछले कुछ समय में देखा गया है because of so much of modernization, आधुनिकता के ज़माने में so much of vehicles, so much of air pollution, so much of smoke pollution, हम जब श्वास लेते हैं, जब सांस लेते हैं, तो वो पॉल्यूशन भी इम्पैक्ट करता है नॉट ओनली टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स को ही नहीं, हमारे फेफड़ों को ही नहीं, बट वो अवरोध पैदा करता है इनटू द ब्लड फ्लो ऑफ द कोरोनरीज, यानी कि हृदय को भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है. सो वी हैव टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. मोर इम्पॉर्टेंटली, जब बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, माय कंपोनेंट, माय एरिया इज हार्ट डिजीजेस. सो when it comes to heart diseases, there are multiple heart diseases like हृदयाघात, heart attack, high blood pressure, stroke भी उसमें component होता है, and that's why the component entity is known as cerebro and cardiovascular diseases. So उससे हमको कैसे बचना है, मुख्य कारण क्या होते हैं इसके? सबसे important चीज़, the one most important component is smoking. स्मोकिंग, धूम्रपान किसी भी फॉर्म में हो, निकोटीन कंजम्पशन, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चाहे वो तंबाकू हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस नॉट ओनली टू आवर्स, बट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमने देखा है ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स इज़, जब हम स्मोक करते हैं तो हम खुद को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम पैसिव स्मोकिंग के द्वारा जो आसपास में लोग होते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है. सो स्मोकिंग इज़ वन कंपोनेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर हार्ट अटैक्स, स्पेशली इन यंग पॉपुलेशन. जो राष्ट्र के सबसे बड़े निर्माता हैं, जो निर्माण में ओवरऑल कंपोनेंट सबसे बड़ा योगदान देते हैं, युवा वर्ग, वो ग्रसित है. वाई दे आर डूइंग सच? Possibly because of the peer pressure, because of the style, because of the impact that everybody is doing. Why should not I do it? So हमें इन सब चीज़ों से निकलना होगा. Let me give you one positive impact of stopping smoking. कई लोग बोलते हैं कि 70 years हो गए हैं, 50 years हो गए हैं मुझे स्मोक करते हुए, अब छोड़ूंगा तो क्या फ़ायदा है. Let me give you some positive impacts of this. अगर आप स्मोकिंग आज छोड़ते हैं तो डाउन द लाइन 3 से 5 सालों में आपकी रिस्क ऑफ हार्ट अटैक उसके बराबर हो जाएगी जिसने कभी भी स्मोक नहीं किया है. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर कि आप अगर आज भी इसको छोड़ते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव इफेक्ट्स. मोटापा, जैसे हमने बात की मॉडर्नाइजेशन, हम सारी चीज़ें रिमोट पे आ गए हैं. टीवी के लिए रिमोट, यहाँ से अगर बाहर निकलना है
थोड़ी दूर के लिए भी जाना है तो कार या बाईसाइकिल या बाइक का यूज़ करना. सो वी हैव स्टॉप्ड वॉकिंग ऑन अर्थ. सो वी हैव कम बैक टू द बेसिक्स. रेगुलर एक्सरसाइज. हमें बहुत कुछ नहीं करना होता है. 2 ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. एक, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है. 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. एक पेयर ऑफ शूज़ यानी कि जूते, और दूसरा एटीट्यूड, नज़रिया टू वॉक. हम ब्लेस्ड हैं कि हम उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर में रहते हैं. वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ प्लेसेस लाइक फतेह सागर, गुलाब बाग, सो मैनी प्लेसेस. जस्ट गो देयर एंड डू ब्रिस्क वॉकिंग. 30 to 40 minutes of brisk walking is required, which is adequate. Bicycling कर सकते हैं, that is also important. Swimming कर सकते हैं. These are the important types of exercises one should do. Whatever you eat, look before you eat. क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं? कुछ लोग हमसे पूछते हैं, हार्ट पेशेंट्स भी या नॉर्मल पेशेंट्स भी, कि घी खाना चाहिए या नहीं. मैं बोलता हूँ देसी घी की बात करते हैं तो उसको एडिक्वेट मात्रा में खाएं, उसको बंद ना करें. इवन हार्ट अटैक के पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ रोटी पे घी आप लगा सकते हैं, बट उसके अलावा घी को अवॉइड करें. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रचुर मात्रा में लें. गो टू द मॉल्स बट डू शॉपिंग. गो फॉर मूवीज़ बट ट्राई टू अवॉइड द जंक फूड. पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें. लुक योर नंबर्स. और नंबर्स क्या हैं? आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, शुगर्स कंट्रोल में रखें. क्यों मैं बोल रहा हूँ दोनों ही चीज़ें, ब्लड प्रेशर और शुगर? कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि सर हमारा बीपी और शुगर अब नॉर्मल आ गया है, मैं दवाई बंद कर सकता हूँ क्या? ये हमें समझना होगा. बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर दवाइयों की वजह से नॉर्मल हुआ है. चिकित्सक के परामर्श के बिना इसको स्वतः ही स्टॉप न करें. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. प्रिवेंशन इन एनी ऑफ द वेज इज़ बेटर देन क्योर. एक बार हृदयाघात हो गया तो चांसेस फ्यूचर अटैक्स के हमेशा बने रहते हैं. तो ये समझें कि एक बार डैमेज होने के बाद में आप बोलते हो कि एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास हो गया. वेल दीज ऑल थिंग्स दे आर देयर टू स्टेबलाइज यू. पेशेंट नॉर्मल नहीं होता है. कहने का तात्पर्य आपको इन सब चीज़ों से, इन सब बीमारियों से बचना है यथा संभव हो सके. बट वंस यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज़, अगर आपको फिर भी बीमारी हो गई है तो वी आर ऑलवेज देयर. आप इमीडिएटली चेस्ट पेन अगर होता है, छाती में दर्द, कई बार बोलते हैं लोग कि चेस्ट पेन किस टाइप का हो. सेंटर ऑफ द चेस्ट में या लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो तो वो हृदयाघात का इंडिकेटर हो सकता है. पसीना आना, वॉमिटिंग होना, जी मचलाना, तो ये सब हृदयाघात के परिचायक हैं. इमीडिएटली ईसीजी कराएं, उससे काफ़ी चीज़ें हमें सॉल्व होती हैं, डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है. So that's what I want to say. We have to stay healthy, stay fit and राष्ट्र के निर्माण में हम सभी योगदान दें. जैसे डॉक्टर साहब ने हमें इतना कुछ बताया, आपने प्रिवेंशन और कॉजेज़ दोनों चीज़ों की बात की, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि पारस जेके हॉस्पिटल में करंटली हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं और हम केसेस को किस तरीके से हैंडल और ट्रीट कर रहे हैं? वेल, रिगार्डिंग द फैसिलिटीज़ कि हमारे पास में क्या क्या सुविधाएं हैं, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, अगर हम देखें नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, तो हमारे पास में इको, टीएमटी, स्ट्रेस टेस्ट, ये सारी सुविधाएं तो हैं ही. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग वर्ल्ड क्लास कैथ लैब ऑल्सो. तो हम जहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, चाहे वो हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी हो या स्टेबल एंजियोप्लास्टी हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए, हाथ की नस के द्वारा जिसको हम रेडियल एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, वो सब सुविधाएं हैं. पेसमेकर्स, चाहे वो मॉडरेट रेंज पेसमेकर्स हों जो लो हार्ट रेट, जब हार्ट रेट कम हो जाती है उसके लिए लगाए जाएं, या फिर हाई एंड पेसमेकर्स जिसको हम CRT या AIC या फिर कॉम्बो डिवाइसेस बोलते हैं, तो वो भी सुविधाएं हमारे पास में हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम बलून ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिनको वॉल्व सिकुड़ जाता है जिन पेशेंट्स का, तो वो सुविधाएं हमारे पास में हैं. हमारे पास में सर्जिकल सुविधाएं हैं, जब एंजियोप्लास्टी या फिर मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है हार्ट अटैक पेशेंट्स का, तो उनको अगर बाईपास की रिक्वायरमेंट है तो वो बाईपास की रिक्वायरमेंट और हार्ट के वॉल्व चेंज करने वाली सुविधाएं हमारे पास में हैं. सर कोई ऐसा केस या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो आपने यहाँ पे ट्रीट की हो जो आप शेयर करना चाहें? वेल, वी हैव डन अ लॉट ऑफ केसेस, लेकिन अगर जो हमारे बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केस था, चैलेंजिंग था, कि 101 साल की माता जी आई थी
with heart rate of around 28-30 beats per minute. नॉर्मल हृदय गति जो होती है, हार्ट रेट जो होती है, वो 60 से 100 के बीच में होती है, 60 बीट्स पर मिनट टू 100 बीट्स पर मिनट। और उन माता जी की थी अराउंड 28 से 30 के आसपास, चक्कर आ रहे थे, बेहोशी जैसी छा रही थी, तो उनको हमने परमानेंट पेसमेकर लगा करके उनको स्टेबलाइज किया। सो दैट इज़ अ बिट डिफरेंट केस कि 101 साल पहली बात कि यहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात होती है, दूसरी बात बीमारी हो जाए और हम उसको डायग्नोस कर पाएँ, ये बड़ी बात है, और तीसरी बात हम अटेंडेंट्स को सजेस्ट करें कि पेसमेकर की रिक्वायरमेंट है एंड दे ऑल्सो वांट कि ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक थोड़ा डिफरेंट केस था। देश में देखें तो हम ये तीसरा, इस उम्र दराज पेसमेकर्स में तीसरा केस था, और पिछले हफ्ते ही हमने एक और 100 साल के बाबूजी का पेसमेकर किया। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट केसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो कोविड पेशेंट्स में हमने कुछ हार्ट अटैक के एंजियोप्लास्टीज किए थे जो मेजर हार्ट अटैक थे, और उनको हमारे पास में और कोई ऑप्शंस नहीं थे, सो हमने उनको एंजियोप्लास्टी किया। एक और केस हमें याद आता है, अराउंड 55 years of age, I would not name the patient, but he himself is a doctor who came to us with heart rate of around 40-45 beats per minute, और लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी उनकी बंद थी। बीपी, ऊपर वाला जो बीपी जिसको हम 120 के आसपास समझते हैं नॉर्मल, वो 70 के आसपास में था। सो बीपी फॉल कर रहा था, हार्ट रेट नहीं था, और पेशेंट वॉज सिंकिंग, एंड हमने उसका लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी बाइफर्केशन कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी किया। सो एंड ही इज़ डूइंग फाइन। ये बात है अराउंड 4-5 months बैक। सो दीज आर फ्यू केसेज विच आर क्लोज टू आवर हार्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट AICD implantation, combo device implantation, these are the important cases that we have done in past almost 1 year. So that's very good, sir, for sharing all your views और हमें इतना educate और aware करने के लिए। लास्ट में आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? Well, the message is very simple. What exactly is health? Health is not अगर हम WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो हेल्थ की डेफिनेशन है इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग, मतलब कि हमें फिजिकली वेलबींग रहना है। मैं इसमें एक्सटेंड करूँगा, नॉट मियरली फिजिकल वेलबींग बट ऑल्सो मेंटली वेलबींग, यानी कि हमें मानसिक रूप से भी सुदृढ़ और स्वस्थ रहना है। नॉट मियरली एब्सेंस फ्रॉम द डिजीज़, अर्थात सिर्फ बीमारियों से मुक्त रहना ही हेल्दी नहीं है, हमें फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है। सो दैट्स हाउ वी शुड फोकस ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल फिटनेस, वी टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स। You have to eat healthy, you have to be on regular for exercise, you have to have good thought process, you have to have solid and stable thought process, be positive always. So ये सब चीज़ों का ध्यान रखें and stay healthy and stay fit. Thank you very much. थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर अमित खंडेलवाल, डायरेक्टर एंड HOD कार्डियोलॉजी पारस JK हॉस्पिटल उदयपुर, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और हमें वर्ल्ड हेल्थ डे पे इतनी अच्छी सूचना दी। थैंक यू सर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमित जी खंडेलवाल से। सारी बातें आप लोगों ने सुनी, और मेरा अपना पर्सनल प्रश्न है सर कि कई लोग कहते हैं कि साइलेंट अटैक, तो ये साइलेंट अटैक क्या होता है? और अगर किसी के घर में मान लो कह रहे हैं कि यार इसको अटैक आने जैसा है, तो वो क्या समझे और क्या प्रक्रिया करके वो फटाफट हॉस्पिटल पहुँचे? जैसे आपका पारस JK हॉस्पिटल है, तो वो कैसे पहुँचे, क्या पहुँचे, और ये साइलेंट अटैक क्या होता है मान लो, उसके बारे में समझें। So, thank you छोकरालाल जी for asking such a wonderful question, because साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब क्या है? साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब है, सबसे बड़ा परिचायक जो है हार्ट अटैक का वो है चेस्ट पेन, यानी कि छाती में दर्द होना। अगर छाती में दर्द ना हो तो इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? कुछ और सिम्टम्स होंगे, चेस्ट पेन नहीं होगा, छाती में दर्द नहीं होगा, लेकिन क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जी मिचलाना, नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, पसीना आना, सांस में तकलीफ होना, ये सब परिचायक हो सकते हैं, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। सो ये साइलेंट हार्ट अटैक होता है। किन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में हो सकता है? उम्र अगर 75 से ऊपर हो तो अक्सर हमें देखा गया है कि साइलेंट हार्ट अटैक के
मामले ज़्यादा होते हैं, चेस्ट पेन उनमें नहीं होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में अगर आप ध्यान से देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज़ लंबे समय का अगर हो जाता है तो उसमें नसों की जो प्रक्रिया होती है, भाई पेन होता क्यों है? पेन होता है बिकॉज उसमें नसों में सिम्टम्स आते हैं। अगर नसें प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी तो वो चेस्ट पेन परसीव नहीं कर पाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स में। तीसरा, किडनी के एडवांस्ड स्टेज वाले पेशेंट्स, उनमें भी साइलेंट हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। अब हार्ट अटैक ये वाले जो पेशेंट्स जो होते हैं, पहली बात चेस्ट पेन नहीं होता है तो समाज या पेशेंट समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हार्ट अटैक है। कई बार हमारे लिए भी दुविधा का विषय बन जाता है। पेशेंट आता है इमरजेंसी में, हमने ईसीजी किया, ईसीजी में हार्ट अटैक आ रहा है, बट पेशेंट को हम बताते हैं तो पेशेंट बोलते हैं सर क्या बात कर रहे हैं आप, चेस्ट पेन तो हुआ ही नहीं तो हार्ट अटैक कैसे हुआ? तो हमें भी मुश्किल आती है कि उनको समझाने में कि ईसीजी में हार्ट अटैक आ रहा है, इको पे हार्ट अटैक आ रहा है, दिस इज़ मेजर हार्ट अटैक, वी हैव टू डू एंजियोग्राफी एंड वी हैव टू मूव अहेड विद द ट्रीटमेंट। क्या करना चाहिए आपको? जब आपको बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली जहाँ पर ईसीजी हो सकती है, सबसे पहले ईसीजी कराएं। पारस जेके हॉस्पिटल अगर पास में है तो वहाँ पहुँचें, दूसरा हॉस्पिटल भी कहीं पास में है तो इमीडिएटली ईसीजी कराएं और फिर उसके बाद में निर्णय लें। सो दैट्स हाउ बेसिकली यू शुड डायग्नोज अबाउट इट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें खंडेलवाल साहब डॉक्टर ने हमें समय दिया पारस जेके हॉस्पिटल में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।